नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत, हमारे जो कवि हैं आधुनिक हिंदी कविता संकलन के। तो इस कविता का अध्ययन हमने इससे पहले किया था, उसका जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत का भी हमने किया था। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक कवि हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं छायावाद में, वो प्रकृति से संबंधित ही कविताएं इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी हम कविता का अध्ययन कर रहे थे। एक तो हमने कविता पढ़ी थी पहली इनकी मौन निमंत्रण कविता हमने पढ़ ली थी। अगली कविता हम पढ़ रहे थे एक तारा, जो अधूरी ही रह गई थी समयाभाव के कारण। तो उसी कविता को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें जहाँ से पढ़ा था वहीं से ही आगे और पढ़ते हैं। इस महाशांति का उदार चिरकांक्षा की तीक्ष्ण धार, जो भेद रही ओ आर पार, अब हुआ सांध्य स्वर्णाभलीन। सब वर्ण वस्तु से विषवहीन। इसमें क्या दिखाया है कि जैसे जैसे संध्या हो रही है, शाम का जो समय है, उस समय इस महाशांति का उदर, इतनी शांति चारों ओर छा गई है शाम के समय में। चिर एकांक्षा की तीक्ष्ण धार, जो भेद रही हो आर पार, अब हुआ सांध्य स्वर्णाभलीन। सब वर्ण वस्तु से विषवहीन, कि सारी जो वस्तुएं हैं, सारे रंग हैं, ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है विषव में, कि सब कुछ अंधकार में हो गया है। गंगा के जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल, है मूंद चुका अपने मृदुदल। कि जो गंगा का जो जल है, जल में बिल्कुल निर्मल सी कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल, और उसमें ऐसे लगते हैं कि जैसे पानी में शाम का जब सूर्य होता है, सूर्यास्त जब होता है, तो एक लालिमा दिखाई देती है। धीरे धीरे वो लालिमा समाप्त होने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि सारी किरणों के जो लाल लाल पत्ते थे वो कुम्हला गए हैं, यानी कि वो समाप्त हो गए हैं। है मूंद चुका अपने मृदुदल, और अपने जो कोमलता है वो उसमें छिपा ली है। लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, पड़ गई नील जो अधरों पर, अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। तरु शिखरों पर वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग। क्या है कि लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, कि शाम के समय में क्या था, लहरों पर ऐसा लगता है कि स्वर्ण की रेखाएं खींच दी गई हों, सुंदर सुंदर। पड़ गई नील जो अधरों पर, लेकिन संध्या होते होते वो समाप्त हो गई, उनमें जो चमकीलापन था वो समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि अब होठों पर उनके नील छा गई है, बिल्कुल नीला नीला रात होने वाली है, सब कुछ काला पड़ गया है। अरुणाई प्रखर शिशिर से डर, और तेज लाली है जो ठंड से डर कर छिप गई है। तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग। किस गुहा नीड़ में रे मग। तरु शिखरों पर, जो पेड़ों की डालियों पर, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जो संध्या होते ही जो पक्षी बैठे थे, वे उड़ गए हैं स्वर्ण विहग। वे जो सूर्य था सुंदर प्रकाशमान हो रहा था, बिल्कुल जो पेड़ थे उनकी चोटियों पर जो सूर्य चमकता हुआ दिख रहा था, अंतिम जो समय था सूर्य का, वो केवल पेड़ के शिखरों पर ही चमक रहा था, वो अभी अब छिप गया है। सूर्य की तुलना किससे की है, विहग यानी कि पक्षी से इसकी तुलना की है। खोल निज पंख सुलभ, और वो उड़ गया है पक्षी, जो रोशनी रूपी, जो इसका प्रकाश रूपी जो पक्षी बैठा था पेड़ों के शिखरों पर, वो भी अब उड़ गया है। किस गुहा नीड़ में रे किस्मग, और किस मार्ग से कहाँ चला गया है वो पक्षी। मृदु मृदु स्वप्नों से भर अंचल, नव नील नील कोमल कोमल, छाया तरुवन में श्यामल। क्या कहते हैं, मृदु मृदु स्वप्नों में भर अंचल, मीठे मीठे सुंदर सुंदर स्वप्नों को अपने आंचल में भरकर, नव नील नील कोमल कोमल जो है
छाया तरुवन में तम शामल, और जो छाया वाले जो तरु थे वहाँ पर सब कुछ ही शामल तम शामल हो गया है, सब कुछ काला पड़ गया है। पश्चिम नभ में हूँ देख रहा उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, लेकिन कवि क्या कहता है कि इतनी स्निग्धता यहाँ पे, इतना नीरद है, बिल्कुल शांत है सब कुछ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, पश्चिम की ओर देखता हूँ तो वहाँ पर क्या है, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक उज्ज्वल बहुत ही चमकीला एक नक्षत्र को मैं देख रहा हूँ। कुलश अनिंद्य नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक उर्मे हो दीप्ति अमर टेक। क्या कहता है कवि कि कुलश, उसमें कोई भी किसी प्रकार का दाग रहित है, जो अनिंद्य है यानी कि सबको ही प्रिय लगने वाला है, एक नक्षत्र है जो मूर्तिमान कैसे दिखाई दे रहा है कि एक जागृत ज्ञान की जिस प्रकार से एक मूर्ति हो, उस प्रकार से पश्चिम में एक मैं नक्षत्र को देख रहा हूँ। उर्मे हो दीप्ति अमर टेक, और जो जागृत ज्ञान की एक प्रतिमूर्ति है और उसके हृदय में क्या है, कोई प्रतिज्ञा दीप्त हो रही हो। किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप, वो कौन सी आकांक्षा, बहुत अच्छी आकांक्षा का प्रदीप है वो, वह लिए हुए किसके समीप, किसके लिए वो अपनी सुंदर आकांक्षा का जो जागृत ज्ञान है वो किसके लिए खड़ा है। मुक्तालोकित जो रजत थी, किसके समान हो रहा है, मुक्तालोकित यानी कि मोती, सीपी में जो मोती होता है, एक बेहद ही चमकीली सीपी, उस पर उसके समान वो प्रकाशित हो रहा है। क्या उसकी आत्मा चिरधन, क्या उसकी आत्मा बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। सिर अपलक नैनों का चिंतन, वो सिर होकर अपलक एक टकटकी लगाए हुए वो नैनों में चिंतन कर रहा है। क्या खोज रहा है अपनापन, क्या वो अपनापन खोज रहा है, क्या देख रहा है कि वो अपलक इतना क्या चिंतन वो कर रहा है। फिर वो तारे को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, यह निष्फल इच्छा से निर्धन। क्या कहते हैं, बहुत ही दुर्लभ है रे दुर्लभ है, तारे को संबोधित करते हुए कहते हैं यहाँ पर अपनापन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है यहाँ पर अपनापन। लगता है, ऐसा लगता है कि जो सारा विश्व है वो निर्जन है, कि इसके समान कोई नहीं है। वह निष्फल इच्छा से निर्धन, वो जो आपकी इच्छा है उससे आप निर्धन रह जाएंगे, यानी कि जो आपकी इच्छा है वो नहीं पूरी हो सकती। आकांक्षा का उच्छ्वासित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक, जो आपकी कामनाओं का जो तीव्र वेग है, लेकिन वो तीव्र वेग है वो किसी प्रकार के बंधन को नहीं स्वीकार कर सकता। चिर आकांक्षा से घर घर उद्वेलित रे 18 सागर, नाचता लहर लहर पर है। चिर आकांक्षाओं से ही हर घर में, हर जगह जगह पर हर किसी के पास उच्च उच्च आकांक्षाएं हैं, बहुत लंबी लंबी इच्छाएं हैं, उद्वेलित रे, और उसके कारण ही जो सागर है वो उद्वेलित होता है, उसमें उतार चढ़ाव उसमें आते हैं। और इसी उतार चढ़ाव का प्रतीक किसको कहा है, नाचती लहर पर हरर हरर करके जो लहरें हैं वो नाच रही हैं, क्योंकि उसमें उच्च आकांक्षा का प्रतीक वो लहरें हैं। अविरत इच्छा में ही नर्तन करते अबाध रवि शशि उद्गन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन। अविरत यानी कि लगातार इच्छा से ही कौन नर्तन करते हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, जैसे सागर की इच्छाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं का प्रतीक कौन है, अबाध रवि। कौन गति कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रवि गति कर रही हैं, यानी कि सूर्य भी है, जो चंद्रमा है, जो तारे हैं, वो सारे ही अपनी दुस्तर यानी कि बहुत ही मुश्किल आकांक्षा का बंधन, इनके ऊपर आकांक्षा का बंधन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है आकांक्षा को बांधना, लेकिन फिर भी ये गति कर रहे हैं। रे उड़ू, क्या जलते प्राण विकल, हे तारे क्या प्राण जल रहे हैं, क्या नीरव नीरव नैन सजल, क्या धीरे धीरे आपके बिन शांत शांत से आपके नेत्र हैं वो सजल हो रहे हैं। जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, ये जीवन ठीक नहीं है, ये व्यर्थ ही विफल जाएगा। एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है, इसका मूक भार, इसके विषाद का रे ना पार। एकाकीपन तो क्या है, बहुत ही अंधकार में है, दुस्सह है इसका भार, और जो मौन रहकर जो सहन किया जाता है एकाकीपन को, बहुत ही मुश्किल है, इसके विषाद को न रे पार, और इसके विषाद को कोई भी पार नहीं पाया। चिर अविचल पर तारक अमंद, जानता नहीं वह छंद बंद,
और वह तारा है वो लंबे समय से खड़ा है, अविचलित विचलित नहीं होता है। तारा वो चमक रहा है, जानता नहीं है, वो छंदों के बंधन को नहीं जानता, वो किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता। वह रे अनंत का मुक्त मीन, वह क्या है? अनंत में खड़ा हुआ एक मछली है, स्वतंत्र मछली। मुक्त मीन मछली है। अपने असंग सुख में लीन, अपने ही संग में अपने ही सुख में वो विलीन है। चित नित्य रूप में चिर नवीन, और अपने जैसा रूप है, हर रूप में वो हर समय लंबे समय से वो नया ही लगता है। निष्कंप शिखा सा वह निरुपम, निष्कंप यानी कि कांपता है धीरे धीरे, एक शिखा के समान चलती हिलती सी लो दिखाई देती है। उसका वेदता जगत जीवन का तम, और सारे वो जो तारा जगमगा रहा है पूरे संसार का, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का वो अंधकार का हरण करता है। वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह तम, और वह शुद्ध है, बेहद ही प्रबुद्ध है। वो कौन सा तारा है? शुक्र तारा है वो। गुंजित अलीसा निर्जन अपार, गुंजित अलीसा जिस प्रकार से भंवरे गुंजार करते हैं निर्जन अपार में, बहुत ही एक शांत सा गुंजार करते हैं। मधुमेह लगता घन अंधकार, उसके कान से क्या लगता है? बेहद ही मधुमेह लग रहा है ये जो घना अंधकार है। हल्का आकांकी व्यथा भार, और उसके एकांकी का जो भार है, एकांकीपन की जो विषाद है उसको वो हल्का कर रहा है। जगमग जगमग नभ का आंगन, और उसी के कारण, इतने नक्षत्रों के कारण पूरे नभ का जो आंगन है, पूरे आसमान जो दिखाई देता है वो जगमगा रहा है। लद गया कुंद कलियों से घन, और सारी कुंद की जो कलियां हैं, सारे जो बादल हैं उनसे वो लद गया है। वह आत्म और यह जग दर्शन, वह आत्मा है और वो पूरे संसार का दर्शन कर रही है। ये तो थी कविता इनकी एक तारा जो शुक्र तारा पे बनी है। फिर अगली कविता है इनकी नौका विहार। नौका विहार जो इनकी कविता है वो गंगा के मानवीकरण पर आधारित है। इन्होंने गंगा का मानवीकरण किया है। इसमें चांदनी रात का भी वर्णन है और नौका विहार का भी। इसमें क्या है? नौका विहार में चांदनी रात के जो पहले पहर का वर्णन इन्होंने किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना ध्वल, अपलक अनत नीरव भूतल, सेकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो चांदनी रात के पहले पहर का वर्णन किया है, प्रकृति चित्रण है। सब कुछ शांत है, बिल्कुल शांत है। चांदनी है सफेद धवल चांदनी, उजली हुई चांदनी रात है, अपलक अनंत और उज्जवल और अनंत, बिना झुकी हुई, नीरव, कोई आवाज नहीं है पूरी पृथ्वी पर। धरती कैसी है? बिल्कुल शांत है, स्निग्ध है, उस पर चांदनी छाई हुई है। अपलक नीरव नीतल, कोई भी किसी प्रकार का भी शोर नहीं है धरती पर। सेकत शैया पर दुग्ध धवल, रेत पर कैसा लगता है? जैसे सफेद सफेद सफेदी सारी आ गई हो, बिल्कुल दूध जैसी सफेदी। चांदनी रात है। तनवंगी गंगा, पतले से अंगों वाली जो गंगा है। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म में विरल है। लेटी है श्रांत, ऐसे लगती है गंगा उस रेत पर कैसे लेटी है? बिल्कुल शांत, शांत यानी कि थकी होकर लेटी हो। क्लांत निश्चल, और लहरें भी उसकी शांत हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख में दीप्ति मृदु करतल, लहरें उठ पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तारतल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तापस बाला किसको कहा है? गंगा के लिए कहा है। तपस्वी बाला के समान गंगा बिल्कुल निर्मल, और शशि मुख में दीप्त मृदु करतल, और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है उसके कोमल कोमल करतल पर, यानी कि उसकी हथेलियां क्या है? गंगा ही है, उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। लहरें उठ पर कोमल कुंतल, और उसके जो बाल हैं, जो धीरे धीरे जो लहरें उठ रही हैं, ऐसे लग रहे हैं उसके जो बाल हैं, ये गंगा के जो लहरें जिस प्रकार से बाल लहराते हुए दिखाई देते हैं, वैसे गंगा रूपी नायिका पर जो लहरें हैं वो उसके बालों के समान है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारतल सुंदर, गोरे गोरे यानी कि उसमें जो चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उसके गोरे गोरे अंगों पर,
इसके गंगा पर लहराता तारा तल सुंदर, लहराता हुआ गगन बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, उसके जो गंगा रूपी नायिका है उसके ऊपर जो लहरें हैं ऐसी लग रही हैं, उसके गोरे गोरे अंगों पर नीलांबर का आसमान का जो प्रतिबिंब उसमें नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने कोई दुपट्टा ओढ़ रखा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मर्दुल लहर। साड़ी की जैसे पानी कहीं एक जगह इकट्ठा होता है फिर वो बिखरता है गंगा की एक लहर में, तो साड़ी ऐसे लगता है कि साड़ी जैसे एक जगह से इकट्ठी करते हैं उसी प्रकार साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ऐसा लगता है साड़ी की सारी सिकुड़न पड़ गई हो शशि की रेशमी विभा पर। और जो चांद की जो किरणें इसमें पड़ रही हैं, चांद की जो चांदनी गंगा पर पड़ रही है, ऐसे लगता है कि वो एक जगह पर सिमट रही हैं साड़ी के जैसे। सिमटी है वर्तुल गोलाकार में मृदु लहर, उसकी जो कोमल कोमल जो लहरें हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम पहर है। हम चले नाव लेके स्वर, हम तुरंत ही नाव लेकर चले जा रहे हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तड़नी हंसनी सी सुंदर सी रही खोल पालों पर। क्या कहता है? सिकता की स्मिती सीपी पर, रेत की जो खुली हुई जो सीपी होती है, सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, मोती की जो चमक है वो विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी, और जो ऐसे क्या लगता है कि जो गंगा पर जो हम नाव में बैठे रेत की सिकता से ऐसे लग रहा है जो मोती के अंदर जो सीपी के अंदर जो मोती की चमक होती है उस प्रकार से दिखाई रहते हैं। जो पाले हाथ में ले गई हैं, उठा लंगर, लंगर से उठ पड़ा है, यानी कि किनारे से नाव पर बैठ गए हैं। नाव कैसे चलती है? मृदु मंद मंद मंथर मंथर, धीरे धीरे नौका चलती है, मंदर मंथर मंथर गति से चलती है। लघु तड़नी छोटी नाव है, हंसनी सी सुंदर है, सिर खोल रही पालों के पर, जो उसके पाल होते हैं साइड में जो चलाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वो पालों के पर रूपी खोल रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, शांत जो जल है उसके जो पवित्र जो उसका दर्पण है, प्रतिबिंब हो रही पुलिन निर्भर, दूहरे ऊंचे लगते क्षण, जो किनारे हैं वो क्या लगते हैं? उसमें प्रतिबिंब हो रहे हैं, इस कारण से किनारे दोहरे लग रहे हैं, दोहरे दूरी वाले लग रहे हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वपन सघन। और काला कांकर जो एक स्थान है वहाँ का जो राजभवन है सोया जल में ऐसे लगता है कि वो जल में विश्राम कर रहा है, पलकों पर बहुत ही सुंदर स्वप्न लेकर विश्राम कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रतिछाया है वो गंगा में पड़ रही है। नौका में उड़ती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के और छोर, विस्मारित नैनों के निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। नौका क्या चल रही है? धीरे धीरे जल पर हिलोरे लेते हुए चल पड़ रही है। हिल पड़ती ऐसे लगता है जब नभ किनारे जो दिखाई दे रहे हैं गंगा में आसमान के आकाश के, तो ऐसे लगता है वो भी हिल रहे हैं। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहा है तारक दल, जब तारों का प्रतिबिंब भी उसमें पड़ता है तो ऐसे कभी पानी बड़ा होता है छोटा होता है तो ऐसे लग रहा है वो कुछ देख रहे हो इसमें। ज्योतित कर नभ का अस्तस्थल, और ऐसे कर रहे हैं कि ज्योति कर रहे हैं नभ का अंतस्थल, और वो जो ऊपर का आकाश है उसके अंतस्थल की प्रकाश दे रहे हैं धरती के लिए। वो जिनके लघु दीपों का चंचल अचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप कर पल पल। कह रहे हैं आकाश में तारों का प्रतिबिंब इस प्रकार से प्रतीत हुआ रहा है जैसे अचल में ओट किए हुए बिल्कुल लगातार ओट किए हुए हैं, और फिरती लहरें हिल रही हैं। कभी ऐसा लगता है झुक झुक के, कभी हिल हिल कर हर पल लहरें आ रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, और उसमें बीच में ही शुक्र तारे की छवि झलमला रही है। तैरती परी सी जल में कल, और जल में क्रीड़ा करती हुई तैर रही हैं। रुपहले कच्चों में ओझल, और शुक्र तारा की जो उसकी जो परछाई है रुपहले यानी कि सोने जैसे सुंदर बालों वाली कच्चों में ही ओझल, वहाँ कभी छिप जाता है पानी की लहरों में और कभी वो दिखाई दे रहा है।
लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और लहरों का कभी घूंघट सा ऐसे लगता है कि पानी कभी ऊंचा उठता है, कभी वो छिप जाता है, जो दिखाई दे रहा है। दशमी का शशि, दशम यानी कि 10वीं की तिथि है, और निज तिर्यक मुख अपना टेढ़ा मुख दिखलाता है। मुग्धा सा रुख, मुग्धा नायिका के समान कभी कभी वो रुक कर अपना मुख दिखा रहा है। चंद्रमा उसमें लहरों में, कभी जोर से लहरें आती हैं तो वो छिप जाता है। अब पहुंची चपला बीच धार, अब नाव है धारा के बीच में पहुंच गई है। छिप गया चांदनी का कगार, अब छिप गया चांदनी का कगार। अब इसमें क्या है कि इस पर किनारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो बाहों के दुरुस्त तीर धारा का कश कोमल शरीर आलिंगन करने को आधीर। दो बाहों का दुरुस्त तीर, दो बाहों का यानी कि दोनों तरफ जो किनारे हैं बहुत दूर हैं, और कृष कोमल उसका जो शरीर है नौका का, ऐसे लगता है आलिंगन करने को अधीर। नाव ऐसे चल रही है कि किसी का आलिंगन करना वो चाहती हो, किसी में वो सिमटना वो चाहती हो। अति दूर क्षितिज पर विपटमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नैन विशाल। दूर पर देखते हैं कि क्षितिज पर, यहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं, क्षितिज पर क्या दिखता है कि वृक्षों की माला लगती है। क्या वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखते हैं? जैसे हमारी जो बोहें होती हैं उस प्रकार से भ्रुकुटी लगी हो, और अपलक नभ नील नैन विशाल, और वहाँ से जो नेत्र हैं, आसमान है, वो ऐसा लगता है कि बड़े नेत्र के समान हमें देख रहा हो। माँ के ऊपर शिशुसा समीप सोया धरा में एक द्वीप, और मिल प्रवाह कोकर पर थी। जिस प्रकार से एक बच्चा है वो अपनी माँ के ऊपर हृदय पर सो जाता है, वैसे ही एक पूरे जल में क्या दिखाई दे रहा है, एक द्वीप है जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप, और उसको उज्ज्वलित करके वो बीच में एक द्वीप दिखाई दे रहा है। यह कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक या क्या विकल है? कोक है या उड़ता हरने निज विरह शोक, या कोक है जो अपने क्यों उड़ता है कि अपने जो शोक का जो विरह का जो शोक है उसको कम करने के लिए उड़ता है। छाया की काकी को विलोक, या नीचे पर छोर को समझी को चकवी को कुछ समझा रहा है। पतवार घुमा अप्रधुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। अब पतवार दूसरी तरफ मोड़ ली है और नौका भी उस तरफ दूसरी तरफ मुड़ गई है। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन सफार। और डांडों के चल करतल भर पसार, ऐसे लगता है कि डंडियाँ पूरे करतल पसार कर चल रही हैं। भर भर मुक्ता फल, और जो वहाँ पर फेन जो दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही फेन दिखाई दे रही हैं। बिखराती जल में तारहार, और पूरा जल है ऐसा लगता है जैसे तारहार दिखाई दे रहे हैं। चांदी के सांपों की रलमल नाची रश्मियों जल में जल। चांदी के सांपों का रलमल, जो उसकी लहरें हैं ऐसी लग रही हैं जो चांदी के सांप जैसे दिखाई रही हो। नाचती रश्मियाँ जल में चल, और जो रश्मियाँ जो चंद्रमा की जो चांदनी पानी में पड़ रही है तो ऐसे लगती हैं कि वो रश्मियाँ नृत्य कर रही हैं। रेखाओं से खींच सरल, और रेखाएं कभी उसको इधर खींचती हैं कभी इधर। जैसे जल हिलता है तो ऐसे लगता है कि ये नृत्य कर रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, लहरों की जो लताएं हैं जो हिल रही हैं। सौ शशि, ना जाने कितने ही चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं उस पानी की धारा के कारण। बहुत से चंद्रमा, बहुत से तारे उसमें झिलमिलाने लगते हैं। जैसे पहले फूल जल में फैनिल, जैसे बहुत सा ऐसे झाग चढ़ाया हुआ जल है, बहुत से उसमें प्रतिबिंब नजर आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं। अब उसका सरिता का प्रवाह, अब जो जल है उसका उथला हो गया है। लगी से ले सहज था, हम बड़े घाट को सो उत्साह। अब क्या लगता है कि उथला सरिता का जो नदी का प्रवाह है वो थोड़ा ऊंचा आ गया है। लगी से हम धीरे धीरे आगे आते हैं, हम बड़े घाट के सह उत्साह। जो लगती है नाव पार उर्मे अलौकिक सत्य विचार, जैसे नैया है वो पार लगती है, किनारे पर आने लगती है, त्यों हृदय में एक बहुत से सुंदर, बहुत अधिक विचार आने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, इस धारा के समान ही पूरे जग भी इसी के अनुसार चलता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम,
और इस जीवन जो हम जी रहे हैं, जीवन मृत्यु, वही शाश्वत है सब कुछ। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, सब कुछ सत्य है, जो गति है, जो होना है वो निश्चित है, वो सब कुछ निश्चित है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हास, शाश्वत लघु का लहर। क्या है सत्य के लिए? सत्य क्या है? सदैव सत्य क्या रहेगा कि आसमान नीला है, ये कठोर सत्य ही रहेगा। शाश्वत यह सत्य रहेगा कि ये जो रजत हास, जो इसकी चमकीली जो हंसी है, वो चंद्रमा की ही है। शाश्वत लहरों का जो विलास हो रहा है, ये सदैव शाश्वत रहेगा। हे जल जीवन के कर्णधार, हे जल रूपी जो जीवन है उसके तुम कर्णधार हो। चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। जिस प्रकार से हम चिर है लंबा हमारा जो जीवन मृत्यु है, उसी के आर पार शाश्वत नौका विहार, वैसे ही ये नौका विहार है। मैं भूल गया इस तत्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। मैं भूल गया था जीवन का यही शाश्वत प्रमाण है और यही हमें अमरत्व प्रदान करता है। ये कविता थी नौका विहार। आज सुमित्रानंद मंत्र को हमने यही समाप्त किया है। तो हम मिलते हैं अगली कविता के साथ, नई कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।